हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ नए वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े कूलम्स फोर्स। तो यहाँ पे कूलम्स फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में क्या दोनों में तुलना है, वो हम लोग आज का टॉपिक्स लेके आए हैं। तो हमने यहाँ पे एक तरफ लिख दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, और दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को हमने Fg से लिखा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने Fe से लिखा है। तो आप जैसे पढ़े कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के कारण लगता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि दो आवेशों के कारण ये बल जो है वो उत्पन्न होता है और वो दोनों चार्ज एट रेस्ट में होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मास के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए वो हो गया द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल। दूसरा डिफरेंस हम लोग दिए थे कि चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा और अपोजिट नेचर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच आकर्षण होगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी आकर्षण का बल हो सकता है, विकर्षण का बल हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। लेकिन आप जानते हैं कि मास के कारण जो फोर्स काम करता है वो दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वो हमेशा आकर्षण का बल होता है। तीसरा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स इन जो नेचर में है उसमें वो सबसे कमजोर बल होता है, वो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज न्यूक्लियर फोर्स। आप याद रखिएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज आपका जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये Fa इज बार ग्रेटर देन Fg। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको इस ऑर्डर में मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में लगभग 10⁻36 ये जो है आपको स्ट्रॉन्गर मिलेगा। वो आप देखें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो बॉडी को आप रख रहे थे वो किस मीडियम में रख रहे हैं उसके मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता था। वो मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन आप जब कूलम्स फोर्स पढ़ा रहे थे तो वहां देख रहे थे कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का कॉम्बिनेशन था, और एप्सिलॉन आर जो है वो जिस मीडियम में चार्ज को रखा जा रहा है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। तीसरा चीज हम लोग देखे थे आगे में कि कूलम्स फोर्स जो काम करता था न्यूक्लियस के बाहर से स्टार्ट करना पड़ता था। न्यूक्लियस का जो रेडियस था वो 10⁻⁻15 मीटर था, इसलिए 10⁻⁻15 मीटर से इनफाइनाइट तक का रेंज इसको रहता है। इसलिए यह एक लंबी परास का बल होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज का फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज का फोर्स है। आप पढ़े होंगे कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो सोचिए कितना डिस्टेंस है। तो ये एक लंबी परास का बल ये भी होता है। यहाँ हम लोग पढ़े कि ये दो चार्ज्ड बॉडी का जो सेंटर है उस दोनों के सेंटर के बीच ये बल काम करता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। इसलिए इसको कहते हैं एक सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। वही बल वहां पर भी, मतलब सेंट्रल फोर्स वहां भी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। मतलब दो बॉडी है तो दोनों बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा है इसी के अलोंग ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, इसलिए इसको भी एक सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी एक संरक्षित बल है और ये भी एक संरक्षित बल है। ये दोनों संरक्षित बल है, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं इसको भी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी न्यूटन के
थर्ड लॉ का पालन करता है। यहां जैसे आपको बताया है कि माध्यम की प्रकृति पर यह किस प्रकार निर्भर करता है, इसके लिए एक टर्म आता है, वो है परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मान लीजिए सपोज दैट कि दो आवेश हमारे पास है, एक यहाँ पे है Q1 और एक यहाँ पे है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। इसको हम किसी मीडियम में रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं, ये किसी माध्यम में रखे हैं, और माध्यम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा उसको हमने Fm लिखा है। तो ये Fm जो हो जाएगा माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हो गया आपको कूलम्ब फोर्स किसमें, मीडियम में। लेकिन जब इसी को हम एयर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ मीडियम के जगह पर अगर हम एयर कर देंगे, तो एयर के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तब ये हट जाएगा आपका, ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा सीधे FA हवा में, FA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों का रेशियो ले लिया, FA यहाँ से FA में FM से डिवाइड कर दिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं इसको परावैद्युतांक। और इसका जो वैल्यू होता है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमने यहाँ बताया है, देखिए एक एग्जांपल दिया आपको, जैसे वैक्यूम है तो ये एप्सिलॉन R का वैल्यू यहाँ पे इसका 1 हो गया। हवा है, एयर है, इसका भी हम लोग वहाँ 1 लिखे हैं, लेकिन इट इज अबाउट 1.0059, तो इसको भी हम लोग लोएस्ट पोर्शन को छोड़ दिए, 1 के बराबर हो गया। वैक्स है, ये मोम है, तो मोम के लिए इसका वैल्यू होता है 2। ग्लास है, कांच है, इसके लिए इसका वैल्यू होता है 3 से 4 तक, 3 to 4। उसके बाद ये पेपर है, पेपर के लिए इसका वैल्यू है 3.7 है ये। माइका जिसको आप अबरक कहते हैं, अबरक कहते हैं, तो अबरक के लिए इसका वैल्यू है 7 to 10। रबर के लिए इसका वैल्यू है 6.7। वाटर के लिए इसका वैल्यू है 80 वाटर के लिए है। मेटल के लिए इसका वैल्यू है इनफाइनाइट। ये डिटरमाइन करता है, ये जो परावैद्युतांक है वो बताता है कि उससे होकर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना इजीली कंडक्ट हो सकता है, कितना इजीली पास कर सकता है। दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ द मीडियम। अब हम जैसे मान लीजिए कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे, या एक सिंपल सा यहाँ पर हम लोग सवाल के रूप में इसको इस रूप में अगर हम देखते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम से, मान लीजिए 2 चार्ज है और दोनों हवा में रखा हुआ है। 2 चार्ज है आपके पास, यहाँ पे 2 चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q1 और Q2, दोनों एयर में रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, FA लगेगा, तो FA हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। अगर इसी को हम, इसी दोनों चार्ज को इतना ही डिस्टेंस पर वाटर में रख दिए, इसी दोनों को इतना ही डिस्टेंस पर हम लोग वाटर में रख दिए, तो ये FW हो जाएगा। और यहां देखिए, याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R आएगा यहां से, और ये होगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन R है, अब यहां देखिए टेबल में, चार्ट में जो लिखा है एप्सिलॉन R वाटर के लिए कितना है, 80 है, ये वाटर के लिए 80 है ये। तो आप यहाँ पे 80 लगाएंगे, मतलब FW हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 80, यहाँ कर देंगे 80 और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तब आप कंपेयर कीजिए FW बाय FA, दोनों में से डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपको 1/80 आ जाएगा, रेस्ट कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट आपका ये जो पोर्शन है कैंसिल हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। और तब यहाँ से आप FW का मान निकालेंगे, तो FW का वैल्यू हो जाएगा FA बाय 80। इसका मतलब है कि एयर में जितना फोर्स काम कर रहा था 2 चार्ज के बीच,
दो चार्ज के बीच जितना एयर में फोर्स काम कर रहा था, वही फोर्स वाटर में उसका उस फोर्स का 1/80 भाग हो गया हो, मतलब 1/80 टाइम्स इसका घट गया इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि वाटर का आप निकालिए आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होगा। अगर यहां से देखते हैं हम लोग इस ढंग से भी इसको अगर यूज करना चाहेंगे एफ मीडियम के रूप में, जैसे कि यहां से आया आपको, अब इस दोनों को एक आता है यहां से, ये लंबा चौड़ा हम लोग दिए यहां से, इसको एप्सिलॉन एम भी लिखते हैं हम लोग। देखिए यहां से एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको यहां यूज कर रहे हैं हम लोग, मीडियम लगा सकते हैं यहां से, और ये हो गया आपको Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और एयर में आ गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे इसको एफ ए बाय एफ एम, एफ ए बाय एफ एम यहां से अगर डिवाइड करते हैं एयर से, तो ये चला जाएगा आपको एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इसको कहते हैं, इसलिए एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन देता है इस ढंग से, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 80 है, तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताइए कितना होगा। वाटर के लिए यहां दिया हुआ रहेगा कि वाटर के लिए आपको दिया हुआ इस तरह से एप्सिलॉन आर इज 80, तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया गया है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होगा उसका। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब ये आपका एप्सिलॉन एम हो गया, इसलिए एप्सिलॉन एम बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बताए थे, याद कीजिए कितना बताए थे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू यहां से आ गया ये 80 से। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहां से, तो जो वैल्यू यहां से आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपको, ये